सोचो जरा, ऐसा कौन सा केस हो सकता है जहां बात करप्शन एलिगेशन की हो, सवाल जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी का हो और जवाब देने वाले खुद सुप्रीम कोर्ट हो, और वो भी अपने ही अगेंस्ट। और फिर सुप्रीम कोर्ट का जवाब ऐसा आए कि लीगल फ्रेटर्निटी से लेकर आम पब्लिक तक सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो आखिर कौन से केस की हियरिंग दिल्ली हाईकोर्ट में देखने को मिली है जहां तीखे सवाल और किसी ने नहीं बल्कि एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से ही पूछे हैं, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने खुद के ही पुराने जजमेंट्स को गलत साबित कर दिया है या उनको वायलेट किया है, इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। जहां करप्शन और ट्रांसपेरेंसी के बीच एक बैलेंस बनाने की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से की जा रही है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब केस है सौरभ दास वर्सेस CPIO सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, और इसमें जो हुआ है वो सिंपल RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन डिस्प्यूट से कहीं ज्यादा बड़ा बन चुका है। ये केस अब जुडिशरी के अंदर ट्रांसपेरेंसी के फ्रेमवर्क को चैलेंज कर रहा है, और सब शुरू होता है एक RTI एप्लीकेशन से। अब अप्रैल 2023 में जर्नलिस्ट और RTI एक्टिविस्ट सौरभ दास ने एक बेसिक सा सवाल पूछा। सवाल किसी रैंडम इशू पर नहीं था, ये सवाल था जस्टिस T राजा के कंडक्ट पर, और सौरभ दास ने पूछा कि क्या उनके अगेंस्ट करप्शन या मिसकंडक्ट की कंप्लेंट्स कभी आई थी, अगर हाँ तो कितनी और उन पे क्या एक्शन लिया गया। अब ये कोई वेग या कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी नहीं थी, ये एक बाइनरी क्वेश्चन था, या तो कंप्लेंट्स आई होंगी या नहीं आई होंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने जो जवाब दिया उसने पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया। रिप्लाई आया कि इन्फॉर्मेशन इज नॉट मेंटेन्ड इन द मैनर एज सॉट फॉर। अब सौरभ दास ने इसी रिफ्यूजल को चैलेंज किया। फर्स्ट अपील फेल हुई, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन गया मैटर, वहां से रिमांड हुआ, लेकिन फिर भी सेम जवाब। एंड में मैटर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब अप्रैल 1 को जब हियरिंग हुई तो बेंच पर थे जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपीयर कर रही थी एडवोकेट रुक्मिणी बोबडे, और पिटिशनर की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे एडवोकेट प्रशांत भूषण। कोर्ट में जो डिस्कशन हुआ उसने इस केस को एक ऑर्डिनरी RTI डिस्प्यूट से कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बना दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्ग्यूमेंट ये था कि ये RTI एक फिशिंग एंड रोविंग इंक्वायरी है, मतलब एप्लीकेंट रैंडमली इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक बेसिस, और रजिस्ट्री के पास इतना टाइम और रिसोर्स नहीं है कि वो ऐसे डेटा को कलेक्ट करे। सुनने में ये आर्ग्यूमेंट काफी स्टैंडर्ड लगता है, लेकिन फिर एक ऐसा फैक्ट सामने आता है जो पूरी स्टोरी को उल्टा देता है। अब फरवरी 2026 में पार्लियामेंट में एक डेटा डिस्क्लोज होता है। यूनियन लॉ मिनिस्ट्री लोकसभा को बताता है कि 2016 से 2025 के बीच CJI के ऑफिस को टोटल 8630 कंप्लेंट्स मिली अगेंस्ट सिटिंग जजेस। और ये डेटा किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने खुद। अब यहाँ से रियल टेंशन स्टार्ट होता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो जज स्पेसिफिक कंप्लेंट डेटा मेंटेन नहीं करता या उस फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है, दूसरी तरफ वो थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट्स का एग्रीगेट डेटा पार्लियामेंट को दे रहा है। अब कोर्टरूम में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इसी कॉन्ट्राडिक्शन को हाईलाइट किया। उन्होंने सीधा सवाल पूछा, अगर आप 8630 कंप्लेंट्स काउंट कर सकते हो तो क्या ये पॉसिबल है कि आपको ये पता ही नहीं कि वो कंप्लेंट्स के जिस जज के अगेंस्ट है? ये तो बेसिक डेटा पॉइंट है, अगर वही मिसिंग है तो एग्रीगेशन कैसे हुआ? अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिस्पांस आया कि पार्लियामेंट को सिर्फ टोटल नंबर दिया गया था, जज वाइज ब्रेकडाउन नहीं। लेकिन ऑनेस्टली ये एक्सप्लेनेशन काफी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि जब भी कंप्लेंट फाइल होती है उसमें किसी न किसी जज का नाम तो होता ही है, वरना कंप्लेंट का पर्पस ही क्या है? अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसी बात पर कंसर्न एक्सप्रेस किया। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने रिपीटेडली पूछा कि कैसे पॉसिबल है कि इतना बड़ा वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स एग्जिस्ट करे और उनका बेसिक क्लासिफिकेशन भी अवेलेबल ना हो। और फिर एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन आया, पब्लिक परसेप्शन का। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब आप सिर्फ नंबर्स डिस्क्लोज करते हो लेकिन ये नहीं बताते कि उन कंप्लेंट्स पर क्या एक्शन हुआ, तो लोगों को लगता है कि सिस्टम इनएक्टिव है, और ये जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करता है। अब थोड़ा लॉ का एंगल भी यहाँ समझ लेते हैं। RTI एक्ट का सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लियरली कहता है कि हर पब्लिक अथॉरिटी को अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन करने चाहिए, उन्हें कैटलॉग और इंडेक्स करना चाहिए, और आइडियली उन्हें डिजिटाइज भी करना चाहिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी कंप्लेंट्स का डेटा है लेकिन वो उन्हें एफिशिएंटली रिट्रीव नहीं कर पा रहा, तो क्या ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी का वायलेशन है? ये एक सीरियस लीगल इशू बन सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफेंस में एक और स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट साइट किया, SCOI वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। इस जजमेंट में ये होल्ड किया गया था कि RTI एक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस पर अप्लाई करता है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कॉलेजियम डेलिब्रेशंस फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के अंडर प्रोटेक्टेड हो सकती है। लेकिन यहाँ एक क्रूशियल डिस्टिंक्शन है। सौरभ दास ने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो कॉलेजियम डेलिब्रेशंस नहीं है। उन्होंने कंप्लेन का कंटेंट भी नहीं मांगा,
उन्होंने सिर्फ एग्जिस्टेंस और एक्शन पूछा है। और जब बात एक सिटिंग जज के कंडक्ट की हो तो वो प्योरली पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं रह जाता, वो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर बन जाता है। अब कोर्टरूम में एक पॉइंट पर जज ने ये तक पूछ लिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट के अगेंस्ट स्टैंड ले रहा है। ये मोमेंट काफी सिग्निफिकेंट था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 7 सबसेक्शन 9 का भी सहारा लिया कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना डिस्प्रोपोर्शनेट डाइवर्जेंस ऑफ रिसोर्सेज होगा। लेकिन फिर वही कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। जब पार्लियामेंट के लिए डेटा कंपाइल किया जा सकता है तो एक स्पेसिफिक आरटीआई का जवाब देना इतना बर्डनसम कैसे हो गया। इस पूरे केस का सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है ट्रांसपेरेंसी वर्सेस इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी। अब सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न ये है कि अगर कंप्लेन डेटा डिस्क्लोज किया गया तो जजेस की रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। लोग फ्रिवलेस कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं और फिर उन्हें मिसयूज कर सकते हैं, और ये कंसर्न वैलिड भी है। हर सिस्टम में मिसयूज का रिस्क होता है, लेकिन दूसरी साइड का आर्ग्यूमेंट इक्वली स्ट्रॉन्ग है कि ओपेसिटी ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय करती है। अब सोचिए एक सेकेंड कि 8630 कंप्लेंट्स का नंबर पब्लिक डोमेन में है, लेकिन उनमें से कितनी जेन्युइन थी, कितनी डिसमिस हुई, कितनी इन्वेस्टिगेट हुई, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो नेचुरली सस्पेशन क्रिएट होता है। और इसी कंटेक्स्ट में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बैलेंस्ड कंसर्न रेज किया। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी और प्रोटेक्शन ऑफ ऑनेस्ट जजेस दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लिटिगेंट बस फ्रस्ट्रेशन में कंप्लेन फाइल करता है और फिर आरटीआई के थ्रू नंबर्स पब्लिक करता है तो एक ऑनेस्ट जज की रेपुटेशन अनफेयरली डैमेज हो सकती है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? अब पिटिशनर साइड की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया। अगर कंप्लेन डेटा के साथ साथ आउटकम भी डिस्क्लोज किया जाए, जैसे कि कौन सी कंप्लेंट्स फ्रिवलेस थी, कौन सी डिसमिस हुई, तो एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी जजेस को प्रोटेक्ट करेगी। इनमें हाईकोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि ये केस वाइडर रैमिफिकेशंस रखते हैं। ये सिर्फ एक आरटीआई एप्लीकेशन का इशू नहीं है, ये जुडिशरी के इंटरनल फंक्शनिंग और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन भी है। कोर्ट ने दोनों साइड्स को डायरेक्शन दिया कि वो एक मैकेनिज्म प्रपोज करे जिसमें बैलेंस हो, पब्लिक एक्सेस भी हो और जुडिशियल डिग्निटी भी हो। और नेक्स्ट हियरिंग May 7 को है। पर सवाल ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फ्रेमवर्क एक्सेप्ट करेगा जहां कंप्लेन डेटा का कुछ लेवल तक डिस्क्लोजर हो, या फिर वो अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन पर स्टिक करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब कंप्लीट सीक्रेसी है, या फिर रियल इंडिपेंडेंस तब आती है जब इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंट भी हो और अकाउंटेबल भी? ये केस अब एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पहली बार इतनी क्लियरली ये कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को डेटा दे सकता है लेकिन एक सिटीजन को नहीं। और अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन एड्रेस नहीं होता तो पब्लिक ट्रस्ट का क्वेश्चन और बड़ा होता जाएगा। अब देखना ये है कि May 7 को क्या होता है, क्योंकि जो भी डिसीजन आएगा वो सिर्फ एक आरटीआई केस का आउटकम नहीं होगा, वो डिफाइन करेगा कि इंडिया की जुडिशरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इवॉल्व करेगी या ओपेसिटी के शील्ड के पीछे ही रहेगी। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।